नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप पवार, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय मृदा महाविद्यालय नागौर। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे हिस्ट्री के अंदर वो है विवेकानंद। तो विवेकानंद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। तो विवेकानंद है वो किसका शिष्य था? रामकृष्ण का शिष्य था। आपको पता है विवेकानंद रामकृष्ण का शिष्य था, और रामकृष्ण ने जो लेगेसी दी थी, लेगेसी मतलब जो भी विरासत छोड़ी थी, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत, उसको विवेकानंद ने एक्सेप्ट किया, उसको आगे बढ़ाया। तो विवेकानंद की जड़ें जाती है रामकृष्ण में, क्योंकि रामकृष्ण उसका गुरु था। रामकृष्ण है वो यूनिटी ऑफ रिलीजन में यकीन किया करता था। यूनिटी ऑफ रिलीजन, यूनिटी ऑफ रिलीजन का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सभी धर्म एक है, सभी धर्म में कई सारी समान बातें हैं, और इसी सिद्धांत पे विवेकानंद ने कार्य किया और इसी विरासत को उसने इनहेरिट किया। और इसके बाद इसका अर्थ ये है कि यूनिटी ऑफ रिलीजन का मतलब ये है कि नैरोनेस इन रिलीजन नहीं होना चाहिए, यानी जो धर्म है उसके अंतर्गत संकीर्ण विचारधारा नहीं होनी चाहिए। आप धार्मिक विचार रखो, लेकिन संकीर्णता मत रखो धर्म के नाम पे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं धर्म के नाम पे लोग अक्सर संकीर्णता रखते हैं। तो ये जो विरासत है उसको रामकृष्ण परमहंस से मिली थी और इसी को उसने आगे बढ़ाया। फिर अपन आगे बात करते हैं विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद ने भी अन्य समाज सुधारकों की तरह जाति प्रथा का विरोध किया, क्योंकि जाति प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति थी उस समय समाज के अंदर। तो अपन बात कर रहे थे विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद ने जाति प्रथा का विरोध किया, जैसे आप जानते हैं राजा राममोहन राय ने भी विरोध किया और स्वामी दयानंद ने भी जाति प्रथा का विरोध किया। और जो मुद्दे अन्य समाज सुधारकों ने उठाए हैं उन्हीं पे विवेकानंद ने भी कार्य किया, क्योंकि वो प्रमुख कुरीतियाँ थी उस समय की, और किसी भी समाज सुधारक के लिए उन सभी कुरीतियों को हटाना आवश्यक था। कुछ कॉमन मुद्दे हमें सभी समाज सुधारकों के कार्य में देखने को मिलते हैं। तो जाति प्रथा का विरोध किया। और जो रिचुअल होता है, रिचुअल का मतलब है कि कर्मकांड, जिसको हम धार्मिक संकीर्णता का भी नाम दे सकते हैं, जिसको एक्सट्रीमिज्म का भी नाम दे सकते हैं। रिचुअल कब आता है? कर्मकांड आता है जब कोई धर्म एक्सट्रीमिस्ट बन जाए, यानी चरमपंथी बन जाए कोई धर्म। तो उन कर्मकांडों के विरोध में था विवेकानंद कि धर्म के आसपास इतना अधिक कर्मकांड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक कर्मकांड होगा तो लोगों का शोषण शुरू होगा। मेरे सामने केवल एक वर्ड लिख रखा है रिचुअल, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 4-5 लाइनें आपके सामने बोल दी, इसमें चाहो तो आप 1 पेज 2 पेज पूरा पढ़ सकते हो। तो वो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने छोटा सा पॉइंट लिखा है तो उसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। वो एक्सपेंशन तभी होगा जब आपने किताबों को पढ़ रखा होगा, आपके पास नॉलेज होगी, तो आप खुद के अपने पॉइंट्स क्रिएट कर सकोगे। तो उसने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास का भी इसने विवेकानंद ने पुरजोर विरोध किया। तो भारत को एक आधुनिक भारत बनाना चाहता था वास्तविक तरीके से, इसी कारण उसने समाज के सारी कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। फिर इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है विवेकानंद का, लिबर्टी इन थॉट एंड एक्शन। लिबर्टी इन थॉट एंड एक्शन, इसका मतलब जानते हो? आपके विचार और आपके जो कर्म है उसमें आज़ादी होनी चाहिए, उसमें लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, यानी आप मुक्त रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सको, मुक्त रूप से आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच सको, और मुक्त रूप से आप कोई भी कर्म कार्य कर सको, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यानी जो सरकार का दायरा है वो भी सीमित होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी की अपन इससे रिलेट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी भारतीयों को होनी चाहिए, क्योंकि उस समय में अंग्रेज़ों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्पीच ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को कर्ब कर रखा था। आपको पता है वो अंग्रेजी सत्ता थी। तो इसका मतलब निकलेगा फ्री थिंकिंग, यानी आपकी मुक्त विचारधारा होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की बंदिशों से मुक्त, आप जो चाहे वो सोच सके, जो चाहे वो अच्छे कर्म कर सके। इसी को लिबर्टी इन थॉट एंड एक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो उसने दुनिया के पटल पे हिंदू धर्म का जो आध्यात्मवाद है, समझ रहे हो, हिंदू धर्म किस लिए जाना जाता है? हिंदू धर्म का प्रमुख आधार है आध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म। तो हिंदू धर्म का जो आध्यात्मवाद है और जो वेस्ट है, जो पश्चिमी देश हैं, उनका जो भौतिकवाद है, मेटीरियलिज्म है, इन दोनों के बीच में मतभेद किया, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट किया। पश्चिमी देशों का जो इसमें मेटीरियलिज्म है, जो भौतिकवाद है, और जो भारत का आध्यात्मवाद है, बिल्कुल अलग है। भारत का आध्यात्मवाद पश्चिमी देशों के भौतिकवाद से कहीं अधिक सुपीरियर है।
आप समझ रहे हैं आध्यात्मवाद से अपन क्या मतलब निकालते हैं, यानी आपकी थिंकिंग केवल इस दुनिया से संबंधित नहीं है। आध्यात्म का मतलब ये है कि आप भगवान के साथ भी एक कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप समझ रहे हो, जो परम आत्मा है उसके साथ भी एक आप कनेक्शन बनाना चाहते हो। तो इसने भारत के आध्यात्मवाद को दुनिया में जग जाहिर कर दिया। दुनिया के सभी लोगों को भारत के आध्यात्मवाद के सकारात्मक पहलू इसने समझाए। उसी के तहत एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में 1894 में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंतर्गत इसने पार्टिसिपेट किया और भारत के आध्यात्मवाद को पूरी दुनिया को अवगत कराया। ये जगह इम्पोर्टेंट है शिकागो, और ईयर इम्पोर्टेंट है 1894। कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको इन दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। 1894 क्रोनोलॉजी में कई चीज़ें आ जाती है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, बाद में कौन सा इवेंट हुआ, उसमें शिकागो कॉन्फ्रेंस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब यूएस में शिकागो है, और वहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद जो यूएस के लोग थे, जो अमेरिका के लोग थे, विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित हो गए थे। इसलिए विवेकानंद को स्टोर्मी हिंदू का, स्टोर्मी हिंदू आप एग्जाम में यूज कर सकते हो वर्ड। स्टोर्मी हिंदू का क्या मतलब है, अपन हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हो सकता है एक तूफानी हिंदू, अस्टोमी हिंदू। अब इसका मतलब यही है कि विवेकानंद ने जो आध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाया उससे वहाँ के लोग अत्यधिक प्रभावित हो गए, उसके फॉलोवर्स बन गए। अपन जानते हैं कि विवेकानंद न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने ज्ञान के कारण बहुत अधिक लोकप्रिय थे। इसके अलावा एक और फैक्ट है, विवेकानंद ने 1895 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत समाज, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, शहर इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क, और इस सोसाइटी का नाम इंपॉर्टेंट है वेदांत सोसाइटी। और किसने इसका गठन किया था, विवेकानंद ने। तो आपके एग्जाम के लिए सारी चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसके बाद आगे पॉइंट लिख रखा है कि इसने भारतीयों की जो मानसिकता थी उसको प्रभावित किया है। इंडिया साइकी का मतलब ये है कि जो भारतीयों की विचारधारा थी उसको प्रभावित किया है विवेकानंद ने अत्यधिक। कैसे प्रभावित किया, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने आध्यात्म के माध्यम से। उसने प्रयास किया कि भारत का जो राष्ट्रीय समर्पण है, भारतीय लोगों को जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है उसमें इजाफा हो, उसमें बढ़ोतरी हो, यानी राष्ट्रवाद भारतीयों में उसने भरने की कोशिश की। और ये सब इसने क्यों किया, ये सब इसने किया था क्योंकि जो ब्रिटिश भारत में आके उन्होंने अपना रूल बना लिया था उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन अपना एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा था। ब्रिटेन के लोग भारत में आके कहा करते थे जो भारतीय हैं उनको सेल्फ रूल नहीं आता, दे आर नॉट फिट फॉर सेल्फ गवर्नेंस, और भारत का कोई इतिहास नहीं है, भारत की संस्कृति है महान नहीं है। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए विवेकानंद हो गया, स्वामी दयानंद हो गया, राजा राममोहन रॉय हो गया, इन्होंने क्या भारतीयों का जो मानस पटल है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने की कोशिश की। आपका जो इतिहास है, आपकी जो संस्कृति है उसमें प्राउड करना सिखाया विवेकानंद ने। क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन को चैलेंज करना बहुत मुश्किल था। कम से कम आप मानसिक रूप में पहले मजबूत बनोगे तभी आप ब्रिटेन को आगे चल के चैलेंज कर पाओगे। अगर आपके अंदर ऐसे विचार आ रहे कि हमारा देश महान नहीं है, हमारी संस्कृति महान नहीं है, हमारा इतिहास महान नहीं है, हमें सेल्फ गवर्नेंस नहीं आता, तो आप उनका पुरजोर विरोध नहीं कर सकते। तो पहला फेज क्या है, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, समझ लो। उसके बाद ही भारतीयों में कॉन्फिडेंस आ सकता था और वो अंग्रेजी सत्ता को चैलेंज कर सकते रहे। तो विवेकानंद का जो फेज है, फर्स्ट फेज है, राजा राममोहन रॉय का फेज है, फर्स्ट फेज। इन्होंने नींव तैयार की है किस प्रकार से आगे चल के भविष्य में जो राजनीतिक आंदोलन है उसको शुरू किया जा सके। अगर ये फर्स्ट फेज नहीं आता तो सेकंड फेज नहीं आता, बात को समझ रहे हो। तो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आधार दिया था राष्ट्रवाद के इन सभी समाज सुधारकों ने। अब विवेकानंद के प्रयास के कारण अब भारतीय लोग अपनी सांस्कृतिक महानता को वेस्टर्न जो कल्चर था उसके समक्ष रख सकते थे, यानी उनमें एक सुप्रियोरिटी की फीलिंग भारतीयों में अब आने लग गई अपनी संस्कृति को लेके और अपने इतिहास को लेके। और इसी के साथ ही जो धार्मिक राष्ट्रवाद है, रिलीजियस नेशनलिज्म है, और जो देश में जो गर्व करने का जो सिद्धांत है उसमें हम देखते हैं कि भारतीयों ने उसमें काफ़ी अधिक जो राष्ट्र के प्रति जो गर्व की भावना है वो काफ़ी अधिक प्रज्वलित हो गई भारतीयों के अंतर्गत। और इसका क्रेडिट किसे जाता है, विवेकानंद को। फिर एक और सिद्धांत है जिसको अपन कहते हैं ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है, ये जो एनलाइटनमेंट का पीरियड रहा है यूरोप में उसमें भी ह्यूमैनिज्म आया है, भारत में समाज सुधार का आंदोलन रहा है उसमें भी ह्यूमैनिज्म आया है। ह्यूमैनिज्म का मतलब होता है मानवतावादी दृष्टिकोण।
और मानवतावादी दृष्टिकोण का यहाँ पे मतलब ये है कि आपके जो प्रयास हैं, समाज सुधार के प्रयास हैं या कोई भी प्रयास है, उसमें मानव का भला होना चाहिए, मानव आपके केंद्र बिंदु में होना चाहिए। किस प्रकार जो आम मानव है, आम मनुष्य है, उसके जीवन में हम सुधार ला सके, इस थिंकिंग को मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में सुधार हो मानव के। तो लोगों ने इसके संबंध में प्रयास किया और विवेकानंद इसमें अग्रणी रहा। उसको ह्यूमैनिस्ट कहा जाता है, मानवतावादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिस्ट, क्योंकि जो उसके सिद्धांत थे, जो उसकी शिक्षाएं थी, जो उसके विचार थे, उसमें इसने स्पष्ट तरीके से भारत में जो गरीबी थी उसको दूर करने का आह्वान किया कि भारत में जितने भी गरीब लोग हैं उनके जीवन में सुधार होना चाहिए, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ना चाहिए। विवेकानंद ने बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया है, कई जगह पे ये रिपीटेशन भी होता है। एग्जाम में ऐसा कैसा उठ के आता है, जब बड़े एग्जाम कभी लाइफ में दोगे आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कई बार आईएएस के मेंस के एग्जाम में आ रखा है, ऐसा कैसा स्टेटमेंट उठ के 200 वर्ड में उसको एक्सप्लेन करो, ये स्टेटमेंट एग्जाम में दे दिया। अब वो स्टेटमेंट है, सो लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन हंगर आई होल्ड एवरी वन अ ट्रेटर। बस ये खत्म, आपको 200 वर्ड्स इस पर लिखने हैं। सो लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन हंगर, जब तक करोड़ों लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, जब तक करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, मैं हर एक भारतीय को गद्दार समझता हूँ। ये इसने स्टेटमेंट कहा है। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, विवेकानंद की जो सिद्धांत है, विवेकानंद के जो विचारधारा है, जो उसने शिक्षाएं दी है, उसके आधार पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें विवेकानंद ने कहने की कोशिश की है कि धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन जो सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए भारत में, वो गरीबी हटाने में दी जानी चाहिए। जब तक इंसान भूखा नंगा है तब तक धर्म के बारे में सोच ही नहीं सकता है। अब बात को समझ लो, तो गरीबी हटाना प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। जब तक एक भी व्यक्ति अगर भूखा सो रहा है तो मैं हर किसी को गद्दार समझता हूँ, क्योंकि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अपन प्राथमिकता की बात करते हैं ना कि भारत से गरीबी दूर हो, विवेकानंद ने इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी है। और इसके अंतर्गत आगे विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की, क्योंकि रामकृष्ण इसके गुरु रह चुके हैं, उसके नाम पे उसने एक मिशन की भी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन। इसके अंतर्गत उसने समाज सुधार के अनेक कार्य किए, पूरे भारतवर्ष में उसने समाज सुधार के कार्य किए। तो सोशल सर्विसेज को उसने अंजाम दिया विवेकानंद ने। सोशल सर्विसेज के अंतर्गत ये जो मिशन है, अनेक विद्यालय खोले गए, अनेक कॉलेज खोले गए, अनेक अस्पताल खोले गए। यही तो जन सेवा है, यही तो सोशल सर्विसेज है। इसी के माध्यम से तो हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जिसको कहा जाता है, यानी ऐसी सेवाएं जो लोगों के काम आए जरूरत के समय, उसको ह्यूमैनिटेरियन सेवाएं कहा जाता है। तो रामकृष्ण मिशन ने इन सभी एक्टिविटीज़ को शुरू किया, जो भी ज़रूरतमंद इंसान है उनको सहायता की जाए। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि उसने सोशल एक्शन पे उसने स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस ऑन सोशल एक्शन। यानी समाज है, समाज के सुधार के लिए आपको कार्य करना है, उसको सोशल एक्शन कहते हैं। हर व्यक्ति अपने समाज की ना जो कुरीतियाँ उसके प्रति सजग हो, उसको हटाने का प्रयास करे। भारत में जो समस्याएं हैं, समाज में जो समस्या है, उनको हटाने का प्रयास करे। तो ये विवेकानंद का प्रमुख विचार रहा है। सोशल एक्शन हो गया, सोशल सर्विसेज हो गया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो पहलू है विवेकानंद के बारे में, तो अगला जो प्रमुख मुद्दा उठाया विवेकानंद ने, उसने महिला सशक्तिकरण का अगला मुद्दा उठाया। तो वो चाहता था कि भारतीय महिलाएं वो शिक्षित बने और एम्पावर्ड हो, उनका सशक्तिकरण हो महिलाओं का। अब विवेकानंद का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है कि विद 500 डेडिकेटेड मैन इट विल टेक 500 ईयर्स टू मेक इंडिया डेवलप्ड। यानी अगर 500 डेडिकेटेड व्यक्ति हैं आपको मिल जाए तो आपको 500 साल लगेंगे भारत को विकसित करने के लिए। लेकिन अगर महिलाएं वो कार्य करें तो भारत को विकसित बनाने का कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब ये है, यानी पुरुष अगर भारत को विकसित बनाने का कार्य करेंगे तो बहुत लंबा समय लगने वाला है, लेकिन महिला उसी कार्य को करेंगे तो भारत बहुत जल्दी सशक्त और विकसित बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाओं की कैपेबिलिटी है, जो उनकी शक्ति है, उसमें विवेकानंद को पूर्ण यकीन था। यानी रिजल्ट्स कहीं बेटर आएंगे कि समाज सुधार के कार्य में खुद महिलाएं अग्रणी रोल निभाए। फिर इसके अतिरिक्त उसका एक और स्टेटमेंट है, द ओनली होप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द मासेस। यानी भारत की जो केवल उम्मीद है, भारत की जो केवल इकलौती उम्मीद है वो आम जनता से है, आम लोगों से है।
जनता को अपना उद्धार खुद करना पड़ेगा, जनता को अवेयर होना पड़ेगा कहाँ पे एक्शन लेने की आवश्यकता है, कहाँ पे समाज सुधार की आवश्यकता है। फिर इसके अतिरिक्त अपन आगे बात करें तो विवेकानंद के बारे में कई लोगों ने क्या कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट विवेकानंद के बारे में किसने कहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि विवेकानंद पजेस द हार्ट ऑफ बुद्धा एंड इंटेलेक्ट ऑफ शंकराचार्य। समझ आए मैं क्या करूँ, विवेकानंद के पास जो दिल है वो बुद्ध का है, गौतम बुद्ध की तरह उसका दिल है, और जो उसका इंटेलेक्ट है यानी जो उसका दिमाग है, जो उसका इंटेलिजेंस का लेवल है वो शंकराचार्य के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार आ रखा है। और सुभाष चंद्र बोस ने उसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहा है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीके के हिसाब से और हिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर एक और स्टेटमेंट है विवेकानंद से संबंधित। विवेकानंद ने कहा है कि आप अगर भगवान में देखते हो तो भगवान आपको सब जगह में नजर आएगा। विवेकानंद का अर्थ यह है कि आपको वास्तव में भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सब जगह पे उपस्थित है। विशेषकर भगवान प्रत्येक मानव में, प्रत्येक मनुष्य में उपस्थित है। अगर आपको भगवान को पाना है, अगर आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी है, तो आपको मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे धार्मिक कर्म कांड यज्ञ वो करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जो देवता है वो हर मनुष्य में निवास करता है। अगर आप मनुष्य की सेवा करोगे, अगर आप मनुष्य का जीवन स्तर सुधारने में प्रयास करोगे, तो अपने आप आपका भगवान से मिलना तय हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान हर मनुष्य में निवास करता है। यानी सोशल सर्विस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी समाज सुधार के कार्य आपको लगातार करना चाहिए। हर एक जो फेलो ह्यूमन बीइंग है, जो दूसरा व्यक्ति है, उसके कष्टों का निवारण करने के लिए आपको सोचना चाहिए। अंत में विवेकानंद ये भी कहता है, वन हु लव्स अदर्स सर्व्स गॉड। कोई एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है तो अपने आप में ये भगवान की सेवा करने के बराबर है। कहने का मतलब है कि सभी मनुष्यों को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि समाज के अंदर सार्वभौमिक प्रकृति हो। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे छोटा सा ई लेक्चर समाप्त करते हैं विवेकानंद के बारे में। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।